हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नियोम। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 और 5, यानी अंग्रेजी और जो मिजो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बाकी कश्मीरी, नेपाली, संस्कृत ये 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को, अनुसूचित भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। पहला ऑप्शन है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। दूसरा ऑप्शन है चुनाव में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध। तीसरा ऑप्शन है राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता। चौथा ऑप्शन है चुनाव में कालाधन के बढ़ते प्रभाव पर। तो याद रखिएगा, तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति, इसका जो संबंध है वो चुनाव व्यवस्था में सुधार से है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कथन है संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संगठन है। कारण, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संगठन है, ये जो कथन है वो गलत है। ठीक है, कारण है संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। कारण, क्योंकि आर्टिकल 315 में जो है संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, कथन गलत है किंतु कारण सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी। पहला ऑप्शन है 1919 में, दूसरा ऑप्शन है 1921 में, तीसरा ऑप्शन है 1926 में, चौथा ऑप्शन है 1929 में। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्री, चौथा ऑप्शन है आपसी सहमति से संबंधित राज्यों के राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, राष्ट्रपति जो है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और इनकी जो अध्यक्ष और जो सदस्य हैं, ठीक है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, इनकी जो पदावधि होती है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु का होता है, जो भी पहले पूर्ण हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया। पहला है लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड लीटन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन द्वारा, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन द्वारा। तो सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था, ये है लॉर्ड लीटन द्वारा, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात किस नियोजन के लिए पात्र है। वह नियोजन है, पहला ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद, तीसरा ऑप्शन है संघ सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है वो सेवानिवृत्ति के पश्चात जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अथवा अध्यक्ष के नियोजन के लिए पात्र होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव में प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है। पहला ऑप्शन है जब वह चुनाव जीतने में असफल हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है जब वह कुल मतदान के लिए 1/4 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता, तीसरा है जब वह कुल मतदान के 1/5 मत प्राप्त नहीं कर पाता, चौथा ऑप्शन जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। तो याद रखिएगा, लोकसभा अथवा विधानसभा की किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत जो राशि है तब जब्त कर ली जाती है जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, कथन है संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई है।
कारण है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। उपरोक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन खालिस्तान एक सही है। ठीक है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। कथन है संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दिया गया है। तो कथन बिल्कुल सही है। आर्टिकल 324 के तहत जो है, आर्टिकल 324 के तहत जो है संसद और राज्य विधानमंडल के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जो शक्ति है वो निर्वाचन आयोग को मिला हुआ है। ठीक है, कारण है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। तो ये जो कारण है वो गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। अगला प्रश्न है, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है यानी कानून बना सकती है? पहला ऑप्शन है आपातकाल की स्थिति में, दूसरा ऑप्शन है 2 या अधिक राज्यों की सहमति से, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने के लिए, चौथा है राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में, पांचवा उपरोक्त सभी। तो इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संसद राज्य सूची के विषय पर विधि कब बना सकता है यानी कानून कब बना सकता है। तो जैसे कि आपको पता होगा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार की होती है। ठीक है, जो भी राज्य सूची के विषय है उस पर कानून राज्य सरकार बना सकती है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कब कानून बना सकती है? तो जब भी, याद रखिएगा, जब भी आपातकाल की स्थिति में हो या 2 से अधिक राज्य की सहमति से, ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने वाले जो विषय हैं, ठीक है, उस पर संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। या ऐसी स्थिति आ गया जिसमें राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, तो ऐसे स्थिति में जो है राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन 5वां, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? पहला ऑप्शन है 6ठी अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, चौथा ऑप्शन है 10वीं अनुसूची। तो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख ये 7वीं अनुसूची में बताया गया है। यानी कि दूसरा जो ऑप्शन है ये राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। बाकी जो 6वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? 6वीं अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसके प्रशासन के बारे में उपबंध है। जो 8वीं अनुसूची है ये आपके अनुसूचित जो भाषाएं हैं उसका उल्लेख है, जिसमें 22 भाषाओं का जोड़ा गया है। ठीक है, 22 भाषाएं शामिल हैं। और जो 10वीं अनुसूची है ये दल परिवर्तन के आधार पर जो निरर्हता यानी अयोग्यता को बताता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? पहला ऑप्शन है वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने के अस्वीकृत प्रार्थना पत्र को वापस करता है। दूसरा ऑप्शन है वह अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है। तीसरा वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है। चौथा ऑप्शन है वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। तो याद रखिएगा, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है? पहला ऑप्शन है पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन से, तीसरा ऑप्शन है ग्राम विकास परियोजना के क्रियान्वयन से, तीसरा ऑप्शन है विकास परियोजनाओं के निर्माण से, चौथा ऑप्शन है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद इसका संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन से। कहने का मतलब ये है कि जो पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है उसको अंतिम स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कथन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन योजना आयोग द्वारा निर्मित योजना का पर्यवेक्षण और समन्वयन करने के लिए किया गया। कारण है योजना आयोग मूलतः एक विशेषज्ञ निकाय है जिसमें राज्य सरकारों की प्रतिनिधि नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका गठन जो है योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजना बनाती है, ठीक है, उसको पर्यवेक्षण करने और समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 1952 में।
राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है 1952 में किया गया, पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति देने के लिए, उसका पर्यवेक्षण समन्वयन करने के लिए। कारण, योजना आयोग मूलतः एक विशेषज्ञ निकाय है जिसमें राज्य सरकारों की प्रतिनिधि नहीं होते हैं। ये भी सही है, यानी ऑप्शन पहला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्री, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्रीय परिषद का जो गठन है ये केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्षेत्रीय परिषद का गठन केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? पहला ऑप्शन है राजमन्नार आयोग, दूसरा ऑप्शन है फैसल अली आयोग, तीसरा ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, चौथा ऑप्शन है सरकारिया आयोग। तो अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसके गठन की सिफारिश किया था सरकारिया आयोग ने, यानी ऑप्शन चौथा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसका गठन अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसकी स्थापना किया गया था 28 मई 1990 को। ठीक है, अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसकी स्थापना 28 मई 1990 को किया गया था। आपके लिए आज का प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 293, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 280, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 263, चौथा ऑप्शन है यह गैर संवैधानिक संस्था है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।